नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधा उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाली उपन्यास विधा से संबंधित हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अर्थात जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उपन्यास विधा से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए, बार बार तथ्य प्रश्नों के रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उपन्यास विधा से संबंधित प्रश्नों की रिवीजन आज की क्लास के अंतर्गत हम करने की कोशिश करेंगे। लगभग 100 प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यासकार की बात आ जाए तो लाला श्रीनिवास दास जी को सर्वमान्य तौर पर हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है और इनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछ लिया जाए तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसको तो इन्होंने शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है, लेकिन शुक्ल के अनुसार अगर उपन्यासकार पूछ लिया जाए शुक्ल जी के अनुसार तो होगा किशोरी लाल गोस्वामी जी को इन्होंने जो है हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है, प्रश्नों को देखते हुए समझते हुए आपको आंसर देना है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न नंबर 2, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? पहला उपन्यासकार हमने देख लिया था कि शुक्ल जी के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी को, वैसे श्रीनिवास दास जी को, लेकिन पहला उपन्यास पूछा है तो श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं, एक अजान सौ सुजान काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाने वाला उपन्यास है भाई। तो एक अजान सौ सुजान उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अजान सौ सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया उपन्यास एक अजान सौ सुजान काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर क्या माना जाता है बालकृष्ण भट्ट जी के उपन्यासों का? तो मूल स्वर क्या रहा भट्ट जी के उपन्यासों का? तो आंसर क्या होगा हमारा? तो सुधारवादी एवं उपदेशमूलक इनका मूल स्वर है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं भाई, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश, यानी कि जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तकर्ता पूछे हुए हैं कि शुरुआत किन्होंने की, तो ये कौन सा उपन्यासकार को इसका श्रेय दिया जाता है? तो ये पूछा हुआ है। आंसर क्या होगा? जासूसी उपन्यासों की बात आए तो जासूसी उपन्यासों के लिए कौन प्रसिद्ध हुए हैं? गोपाल राम गहमरी। और जो है देवकीनंदन खत्री जी जो है तिलिस्मी उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे प्रश्न पूछा जाएगा, तिलिस्मी उपन्यासकार के लेखक कौन माने जाते हैं, सर्व प्रसिद्ध लेखक कौन हुए हैं? तो इस प्रकार से प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष। लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? अगर प्रकाशन काल की बात करें तो प्रकाशन काल की दृष्टि से हम देखें तो इन उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। सबसे पहले कौन सा उपन्यास आया, फिर उसके बाद कौन सा? तो सबसे पहले आता है भाग्यवती। भाग्यवती का जो समय है हमारा
कितना रहा 1877 ईस्वी। उसके बाद आता है हमारा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु तो आंसर क्या होगा हमारा भाग्यवती परीक्षा गुरु, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु का समय है 1882। अभी हमने देखा था कि परीक्षा गुरु का समय क्या रहा 1882। फिर है नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में। उसके बाद जो है सौभाग्यश्री जो है लाला श्री किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है। किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है ये सौभाग्यश्री। इसका समय क्या रहा, तो इसका समय रहा है 1898 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले भाग्यवती सरदाराम फुलेरी जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु। उसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी। फिर किशोरी लाल गोस्वामी का जो है ये सौभाग्यश्री उपन्यास है। और जो भाग्यवती जो उपन्यास है सरदाराम फुलेरी जी का 1877, ये मैंने आपको बता ही दिया। 1882 में जो है नूतन ये जो है परीक्षा गुरु। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी का जो समय 1886। उसके बाद है 1898 में सौभाग्यश्री का समय। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है प्रश्नों को, बार बार इनका सन, प्रकाशन वर्ष और इनके रचनाकार को रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आपको याद रहे। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारा 8 प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यासकार पूछा जाए तो ये मैंने आपके प्रश्न नंबर 1 में ही आपको बता दिया था, किशोरी लाल गोस्वामी। शुक्ल के अनुसार पूछा जाए किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है, और वैसे सर्वमान्य तौर पर लाला श्रीनिवास दास जी रही हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, रचना, तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यासकार कौन सा है? तो रचना, तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से देखें तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार भाग्यवती को माना जाता है। तो ये भी आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? तो भारतेंदु जी द्वारा रचित जो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा उपन्यास इन्होंने लिखा, इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम उपन्यास अलग अलग उपन्यासों को माना गया है। मैंने जो उपन्यास की क्लास ली थी उसके अंतर्गत आपको बिल्कुल डिटेल से उपन्यास के विकास को समझा दिया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतेंदु जी द्वारा कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है जो पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा भारतेंदु जी द्वारा कृत हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया है। शुक्ल ने माना है परीक्षा गुरु को, ये आपको पता ही है। शुक्ल जी द्वारा माना गया परीक्षा गुरु को, और श्री कृष्ण लाल जी ने जो है चंद्रकांता उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया चंद्रकांता। सॉरी भाई, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा जो है हिंदी का प्रथम उपन्यासकार मानने वाले ये जो विद्वान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा को माना है, शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को माना है, श्री कृष्ण लाल जी ने चंद्रकांता को माना है। उसके बाद जो है शिव नारायण श्रीवास्तव जी ने जो है रानी केतकी की कहानी को माना है। तो ये जो कि ईशा अल्लाह खां जी द्वारा रचित है रानी केतकी की कहानी। तो
ये जो है शिवनारायण श्रीवास्तव जी द्वारा हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। तो अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग उपन्यासों को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को जब हम पढ़े तो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किस विद्वान ने माना है? देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गोपाल राय जी। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो ये हम बार बार कर ही चुके हैं परीक्षा गुरु को। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। चंद्रकांता उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या रहा है? तो प्रकाशन वर्ष है चंद्रकांता उपन्यास का वो है 1888, जो कि देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया इतना प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता कि विदेशी लोगों ने भी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। जिसे हिंदी नहीं आती थी उसने हिंदी सीखनी पड़ी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 14। प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रेमचंद जी से पहले जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? तो उन उपन्यासों का मूल उद्देश्य माना जाता है मनोरंजन एवं सुधार। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी थी? ये हमने अभी पढ़ा ही था। चंद्रकांता जो उपन्यास है देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया, इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत सारे हिंदी भाषी देशों के लोगों ने भी हिंदी सीख ली थी। पढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 16। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो देवकीनंदन खत्री जी द्वारा रचित जो चंद्रकांता उपन्यास है वो एक तिलिस्मी उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। राधा किशन के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सौपन किसने लिखा? तो श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक कौन है जिसमें राधा किशन के प्रेम का चित्रण किया हुआ है? तो इस उपन्यास के लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 18। थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास से फोर्ट एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद किस लेखक द्वारा किया गया? तो ये लेखक है वंशीधर। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 9। हम लोग जैसी और बातों में अंग्रेजी की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना ही उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन किस विद्वान ने कहा है उपन्यास के संबंध में कि हम लोग जैसे और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं की दृष्टांतों पर सीख रहे हैं, यानी उन्हीं के जो है उन्हीं आदर्शों पर या उन्हीं का अनुकरण करते हुए हम सीख रहे हैं। तो ये कहा है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। बढ़ते हैं आगे, कई बार ये कथन पूछा गया है परीक्षा में, इम्पोर्टेंट कथन है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 20। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास है। तो निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी जी के उपन्यास कौन सी है ये आपको बताना है। सुल्ताना रजिया बेगम, मलिका देवी, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। तो ये सभी के सभी तीनों उपन्यास जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी के हैं। तो आप बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 21। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इन उपन्यासकारों में ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त जी जो है एक ऐतिहासिक उपन्यासकार रहे हैं। देवकीनंदन खत्री आपको पता ही है एक तिलिस्मी उपन्यासकार माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी जो है जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। तो जो है गंगा प्रसाद जो है ये एक ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 जब हम पढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का है? तो इनमें से देवरानी जेठानी का जो उपन्यास है उसका पात्र कौन रहा है? हरिया, नन्हे, गोबर या ये सभी। तो आंसर क्या होगा हमारा? नन्हे जो है इस कहानी जो इस उपन्यास का पात्र है देवरानी जेठानी
की कहानी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तो विनायक निम्नलिखित में से जो है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखा गया नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। तो आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा हमारा श्यामा शौपन। श्यामा शौपन को आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया है, जो कि जगमोहन जी द्वारा लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25, गोवध निवारण की भावना में लिखा गया गोवध निवारण की भावना से लिखा गया जो उपन्यास है निम्नलिखित में से निशाए हिंदू है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी में कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार है आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित रहा है, ये पूछा हुआ है। तो क्या होगा आंसर हमारा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा डी, गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जी जो है अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से आर्थर कॉनन डॉयल से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की? तो ठेठ हिंदी का ठाठ निम्नलिखित में से किस हिंदी कवि द्वारा की गई? तो अयोध्या सिंह हरिओत जी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने जो है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य और असत्य पर ध्यान देते हुए हमें पढ़ना है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यासकार हैं। ये यथार्थ पर आधारित है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। ये जासूसी उपन्यासकार हैं। जासूसी नहीं भाई, ये तिलिस्मी प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं। तिलिस्मी यानी कि जादू टोना जो कथाओं में देखने को मिलती है, तो उस प्रकार के होते हैं तिलिस्मी उपन्यास। तो जासूसी नहीं है, तो ये तिलिस्मी प्रकार के है। तो ये तिलिस्मी जादू टोने की बात आ जाए, वहाँ यथार्थता का तो कोई बात ही नहीं होती। तो 2 ऑप्शन ये हमारे कट जाते हैं। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद है इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो जो ये इनके उपन्यास लिखे गए हैं तो उनमें इतनी रोचकता, उनकी कहानियों में इतनी जो प्रभाव पाठकों पर इतना प्रभाव डालती है, रोचकता देखने को मिलती है, तो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे क्या होगा। इस जो कथा चल रही होती है तो उस कहानी में आगे क्या होगा, तो ये जो है रोचकता बनी रहती है पाठकों के अंदर, तो वो पाठकों को बांधने में समर्थ बनाती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 29 जब हम देखें तो प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद जी के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है प्रेमचंद जी के संबंध में किस विद्वान का है? तो प्रेमचंद जो है शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 है। सभी को पता है, जितने भी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं सभी उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। और जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि सेवा सदन 1918 जो है, इस प्रकार से सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। गोदान 1936, मंगलसूत्र भी 1936 का इनका उपन्यास रहा है, जो कि इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। लेकिन इससे पहले जो गोदान उपन्यास लिखा गया, ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। अंतिम पूर्ण उपन्यास, पूरा जो उपन्यास है अंतिम
अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा रहा है? गोदान उपन्यास रहा है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने मंगलसूत्र लिखा जो कि उनकी मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो इनमें से कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेम आश्रम या आदर्श हिंदू, इनमें से कौन सा प्रेमचंद जी का नहीं है? तो ये है आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू प्रेमचंद जी का नहीं है तो किसका है? ये है लज्जा राम मेहता। लज्जा राम मेहता जी का ये उपन्यास रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। दहेज प्रथा व अनमेल विवाद के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिलती है? तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को जो प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो ये आपको पता ही है, निर्मला उपन्यास जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसने में देखने को मिलता ही है कि निर्मला का विवाह जो है एक उससे दुगने उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है, जो कि अनमेल विवाह और दहेज का काफ़ी अच्छा उदाहरण हमें इस उपन्यास में देखने को मिला है। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दहेज प्रथा, काफ़ी उपन्यासों में इस समस्या को प्रेमचंद जी ने उठाया है। फिर कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह समस्याओं को प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाया है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेवा सदन। सेवा सदन में उठाया गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन रहे हैं? प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार इनमें से जो है चतुर्सेन शास्त्री जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35। जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका? तो जो जयशंकर प्रसाद जी का जो इरावती उपन्यास है, इनकी अकाल मृत्यु के कारण इसे इन्होंने पूरा नहीं किया, ये पूरा नहीं हो सका, अधूरा ही उपन्यास रह गया। जितनी भी हिंदी साहित्य की अधूरी रचनाएं हैं उनको हम एक क्लास के अंतर्गत जो है पहले कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी, आप पीछे की वीडियोस में जा कर के क्लास को देख सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्यों को हमने जो है परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को कराया हुआ है और फिर बार बार रिवीजन करते हुए आगे भी इन तथ्यों को जो है मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 36। कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास है? कंकाल और तितली जो उपन्यास है निम्नलिखित में से किस लेखक के हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद जी के। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद जी का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो नहीं पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकारों में कौन सा नहीं है? पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी भी है प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यास में शामिल है। और चतुर्सेन शास्त्री तो हमने पढ़ा ही था अभी, और जेपी श्रीवास्तव भी जो प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार रहे हैं। लेकिन गोपाल राम गहमरी प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। उपन्यास का जनक युग माना जाता है। उपन्यास का जनक युग निम्नलिखित में से किस युग को माना जाता है? ये आपको बताना है। ये यहाँ पर भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आपको बताना है प्रगतिवाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या प्रयोगवाद युग। उपन्यास का जनक युग किस युग को माना जाता है? तो ये युग ये रहा हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग से ही उपन्यास की शुरुआत हुई है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है? जासूसी उपन्यास पूछा हुआ है भाई। इन्होंने तिलिस्मी और जासूसी दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे थे। वैसे तिलिस्मी उपन्यासकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं देवकी नंदन खत्री जी, और जासूसी उपन्यासकार के रूप में गोपाल राम गहमरी जी प्रसिद्ध हुए हैं।
लेकिन देवकीनंदन खत्री जी का जासूसी उपन्यास यहाँ पर पूछा हुआ है। तो कटोरा भर खून, जो इससे नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो ये है इनका जासूसी उपन्यास। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? भूतनाथ जो उपन्यास है इनका अधूरा उपन्यास रह गया था देवकीनंदन खत्री जी को, इसे पूरा करने वाले इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री जी रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41, तिलिस्मी उपन्यास रोहतास मठ के लेखक कौन है? तो रोहतास मठ जो उपन्यास है, जो कि तिलिस्मी प्रकार का उपन्यास है, तो इस उपन्यास के लेखक जो है दुर्गा प्रसाद खत्री जी रहे हैं, जो कि देवकीनंदन खत्री जी के बेटे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 42, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हिंदी में जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए उसकी प्रेरणा हमें जो है कहाँ से मिली? ये मिली हमें बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? तो ऐतिहासिक उपन्यास का परंपरा का जो जन्मदाता है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये रहे हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 44, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक जो है मुस्लिम काल से लिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 45, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इनमें से प्रेमचंद जी का जो अपूर्ण उपन्यास है वो है मंगलसूत्र, जो कि गोदान उपन्यास के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया था और ये इनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया। बढ़ते हैं आगे। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी। रूठी रानी प्रेमचंद जी की ऐतिहासिक उपन्यासों में शामिल है। ऐतिहासिक उपन्यासों के अंतर्गत आता है रूठी रानी, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 47, मुंशी प्रेमचंद जी का भारतीय ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का पर केंद्रित उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास निम्नलिखित में से प्रेमाश्रम को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? तो सूरदास जो है किस उपन्यास का नायक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रंगभूमि। रंगभूमि का नायक जो है सूरदास है। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत निम्नलिखित में से कर्मभूमि का पात्र माना जाता है। कर्मभूमि का पात्र रहा है। किसी कथन के माध्यम से भी हमें पता चलेगा। देख लेते हैं आगे। अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ये अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला इनमें से कौन सा उपन्यास है, ये पूछा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा भिखारिणी। भिखारिणी में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित किया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 51, प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व शांति कुमार सुखदा तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया। अभी हमने अमरकांत पात्र कर्मभूमि का पढ़ा था, तो आंसर क्या होगा हमारा कर्मभूमि। इस प्रकार से एक एक शब्दों पर आपको ध्यान से देखते हुए प्रश्नों को चलना है। किसी भी शब्द से या किसी भी जो कथन से संबंधित कथनों के अंदर से भी प्रश्नों को आजकल पूछा जाने लगा है। कथनों से ही प्रश्नों को बना दिया जाता है, तो कथनों को आपको विशेष रूप से बार बार रिवाइज करते हुए उनको समझते हुए करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में घुमा फिरा कर भी प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 52, चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित है? तो वह उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री जी का कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर और भगवान बुद्ध तीनों के तीनों एक साथ उपस्थित किए गए हैं? तो यह उपन्यास है इनका वैशाली की नगरवधु। वैशाली की नगरवधु उपन्यास में वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध तीनों एक साथ उपस्थित हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन व
संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा बी, व्यय रक्षायाम के अंतर्गत। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 54 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? इनमें से कौन सा असंगत दिया गया है? तो देख लेते हैं। पतिता की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है कंकाल ऋषभचरण जैन, ये ऋषभचरण जैन का नहीं है भाई। कंकाल तितली अभी हमने पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो संस्कार जो है राजा राधिका रमन सिंह जी का है, ये बिल्कुल सही है। शहर में घूमता आईना जो है उपेंद्र नाथ जी का है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कंकाल। और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो निराला जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों का सही क्रम पूछा हुआ है। तो इनका सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले निराला का आएगा अप्सरा, फिर अलका, फिर प्रभावती, फिर निरुपमा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 56। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण किया गया है? भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित में से किस जो उपन्यास है उसमें विश्वविद्यालय का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है। तो विश्वविद्यालय का जो चित्रण 3 वर्षों को दिखाया गया है, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का, हो जाएगा 3 वर्ष। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 57। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 में के द्वारा जो पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? तो किस उपन्यास पर भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 का प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न में पूछा हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा भूले बिसरे चित्र। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अन्नातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चित्रलेखा में। इसके बाद देख लेते हैं आगे। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो पाप और पुण्य के चिरंतन जो नैतिक प्रश्नों को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास निम्नलिखित में से जो है चित्रलेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 60 देख लेते हैं भाई। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो माना जाता है धूपल। धूपल में जो है भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ को चित्रित किया गया है। उसके बाद देख ले प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो अपूर्ण उपन्यास है वो है इनमें से इरावती, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 62। किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा कंकाल। कंकाल के अंतर्गत धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त पाखंडपूर्ण आचरण का चित्रण इसमें किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 63 निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात ये उपन्यास पर यशपाल को जो है 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं। यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण दिया गया है? तो किस उपन्यास में विस्तृत चित्रण दिया गया है? यशपाल के भारत विभाजन की भूमिका और दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण जो है यशपाल जी के किस उपन्यास में दिया गया है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा झूठा सच। झूठा सच को जो है 2 भागों में बांटा गया है, देश और वतन और देश का भविष्य। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्नों के माध्यम से आपको आगे पता चलेगा कि जो झूठा सच उपन्यास है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 64
65 है भाई ये। देख लेते हैं यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है। तो गांधीवादी विचारधारा का जो खुलकर विरोध हुआ है वह उपन्यास कौन सा है यशपाल जी का? वो उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारे 66। एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा माना जाता है? एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा जाने वाला उपन्यास निम्नलिखित में से जो है आखिरी दाव है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 67। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इनमें से भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास माना जाता है पतन। और ये सभी उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा का ही है भाई। चाणक्य चित्रलेखा भूले बिसरे चित्र, लेकिन पतन इनका जो है प्रथम उपन्यास माना जाता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 68। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण दिखाया गया है? तो इसके किस उपन्यास में ये तीनों का चित्रण दिखाया गया है कि गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण सभई नचावत राम गोसाई में दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 69। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी नाम दिया है? तो फैंटेसी किसने कहा है उग्र के उपन्यासों को? तो सॉरी भाई, किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी का नाम दिया है उग्र जी के किस उपन्यास को? वो कहा है दिल्ली का दलाल। दिल्ली के दलाल उपन्यास को, सॉरी भाई, दिल्ली के दलाल उपन्यास को नहीं, आंसर होगा इसका घंटा। घंटा उपन्यास को जो है उग्र जी का घंटा उपन्यास है। इस उपन्यास को जो है आलोचकों ने क्या कहा है? इस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। देख लेते हैं भाई। सॉरी भाई, मैंने गलती से 68 का भी आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो गलत बता दिया है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो 68% का आंसर हो जाएगा हमारा बी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं इस उपन्यास में जो है गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण किया गया है। कभी कभी जो है जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई। और कोई किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगे, अगर मैं जल्दबाजी में कोई किसी प्रश्न का आंसर गलत बता देती हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे बताया करो, क्योंकि इससे जो है आपको भी प्रश्न का आंसर जो है पक्का याद हो जाएगा और साथ ही और अन्य बच्चों को भी जो है इस प्रकार से कमेंट को पढ़ने से प्रश्नों के आंसर जो है हमेशा हमेशा के लिए वे याद रहेंगे। तो आप लोगों को जो जितना आप डिस्कशन करते हो एक दूसरे से, उतना ही आप लोगों को लिए ही ये बेनिफिट रहेगा। और जो है कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताया करो को आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियोस कैसी लगी, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं आप लोगों की जो है प्रश्नों के माध्यम से हम जो है परीक्षा तक रिवीजन करते रहे और अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं आपको इसी प्रकार से कराती रही। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 70। पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वो माना जाता है उग्र जी का चंद हसीनों की खतूत। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 71 71। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? तो सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने। उपन्यास का क्या नाम है? खंजन नैन। खंजन नैन नाम से जो है अमृतलाल नागर ने उपन्यास लिखा है। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 72। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास भी जो है अमृतलाल ने लिखा है। तो सॉरी, अमृतलाल नागर ने लिखा है भाई। एक हमारे हैं अमृत राय और एक हमारे हैं अमृतलाल नागर। अमृत राय ने जो है प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही, और अमृतलाल नागर ने लिखी है तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित और जो है सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास खंजन नैन। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित लिखा है इन्होंने,
और जो है उसके बाद आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का, वो हो जाएगा बी, मानस कहान। मानस कहान से इन्होंने तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा है। बढ़ते हैं आगे कि इन्होंने अमृतलाल नागर ने, ये आपको ध्यान रखना है, नागर ने। अमृत एक है हमारे अमृत राय, राय ने जो है कलम का सिपाही नाम से जो जीवनी लिखी है वो प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 73 इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है। तो आंचलिक उपन्यास के लिए कौन सी विशेषता ठहरती है, तो ये देखना है। इसमें आंचलिक उपन्यासों में किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, बिल्कुल होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज व रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं, बिल्कुल। और आंचलिक भाषा में प्रस्तुत शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं, ये भी बिल्कुल होते हैं भाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी 73 का। सभी विशेषताएं आंचलिक उपन्यासों के लिए दी गई है, तो ये सभी के सभी कथन सही है, सत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, डी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 74, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन माना जाता है। आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन माने जाते हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, दोनों के दोनों जो है आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। और जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया मैला आंचल को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और जो नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया बलचनामा उपन्यास भी इनका आंचलिक उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। इन उपन्यासों में मैला आंचल जो है 1954 में प्रकाशित फणीश्वर नाथ रेणु का एक प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 76, पंचायत और कॉलेज की प्रबंध स्थिति कोऑपरेटिव सोसाइटी की सूत्रधार वेद जी किस उपन्यास के पात्र है। वेद जी जो है किस उपन्यास के पात्र है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा राग दरबारी, राग दरबारी का जो है पात्र। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, प्रश्न नंबर 77, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वेद जी किस उपन्यास की सृष्टि है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा श्री लाल शुक्ल जी। पढ़ते हैं आगे, यानी राग दरबारी के जो लेखक है वे श्री लाल शुक्ल जी ही रहे हैं। बढ़ते आगे, इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है। तो निम्नलिखित में से मोहन राकेश जी का उपन्यास इनमें से कौन सा है। उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल, यह पथबंधु था या वे दिन। तो सही आंसर हो जाएगा न आने वाला कल। न आने वाला कल जो है मोहन राकेश जी का उपन्यास है। उखड़े हुए लोग जो है किसका उपन्यास है, राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट उपन्यास है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह पथबंधु था, ये नरेश मेहता, नरेश मेहता, ये भी आपको ध्यान रखना है। वे दिन का तो आपको पता ही है, निर्मल वर्मा जी का है। तो सभी उपन्यासों को आपको ध्यान रखना है किस उपन्यास का जो है कौन लेखक रहा है। देख लेते हैं भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, इनमें से निर्मल वर्मा जी का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो नहीं पूछा हुआ है, वे दिन निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, ये आपको पता ही है। उसके बाद जो है लालटेन की छत भी निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। एक चिथड़ा सूप भी निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, लेकिन उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव जी का उपन्यास है। ये आपको अभी हमने पढ़ा ही था, आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 80, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका निम्नलिखित में से कौन रही है। ये रही है मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 81, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका है। तो महाभोज उपन्यास के लेखक भी मनु भंडारी जी रही है।
उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? रेणु ने बिहार ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है, सत्य है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये कथन भी सही है। और झूठा सच कथानक देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है, ये भी कथन बिल्कुल हमने सही है, पढ़ा था। यशपाल जी का जो उपन्यास है झूठा सच में देश विभाजन को दर्शाया गया है। तो उसके बाद जो है आंसर हो जाएगा हमारा बी, चारूचंद लेख जो है यशपाल जी का उपन्यास नहीं है। चारूचंद लेख जो है यशपाल जी का नहीं है, तो किस लेखक का उपन्यास है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चारूचंद के जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है, कौन इसके उपन्यास कर रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए होमवर्क है ये आज का। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? और नामदास का पोता, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, तीनों उपन्यास हजारी प्रसाद जी के हैं, लेकिन वे दिन जो है निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 84, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। तो राग दरबारी जो उपन्यास है, इस उपन्यास का रचनाकार जो है श्री लाल शुक्ल जी है। पढ़ते हैं आगे। राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है? तो राग दरबारी उपन्यास में हमें किस गांव का चित्रण मिलता है? ये मिलता है शिवपालगंज का। शिवपालगंज का जो चित्रण है राग दरबारी में मिलता है। और जो है मैरीगंज जो है उसमें मैला आंचल का मिलता है। मैला आंचल जो उपन्यास है उसमें मैरीगंज गांव का चित्रण हमें देखने को मिलता है, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 86, स्वतंत्रोत्तर भारत में जो है ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर पर उगाड़ने की कोशिश इसमें से किस उपन्यास में की गई है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा राग दरबारी के अंतर्गत। पढ़ते हैं आगे। रागे रागव का वह उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई, में कौन सा है? तो ये आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर सीधा साधा रास्ता, जिसकी कथा टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई। भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी जाने वाली कथा जो है सीधा साधा रास्ता जो उपन्यास है वो है रागे राघव जी का। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 88, रागे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है? आंसर हो जाएगा हमारा चीवर में। चीवर जो उपन्यास में जो है हर्षवर्धन और राजश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे। कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो ये कॉलेज के जीवन की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास निम्नलिखित में से ये है घरौंदे। घरौंदे उपन्यास किसका है ये आपको पता ही है, ये है रागे राघव का। रागे राघव जी का उपन्यास है ये, और इन्होंने जो है अपने विद्यार्थी जीवन को इसमें दर्शाया गया है। उसके देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 90, रागे राघव के किस उपन्यास में अकाल से त्रस्त पीड़ित जनों की करुण गाथा के साथ पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख देखने को हमें मिलता है? तो आंसर हो जाएगा विषाद मठ में। देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विकास की कहानी कही है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मुर्दों का टीला। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 92, किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है? तो ब्रज के नटों का जीवन चित्रित निम्नलिखित में से किस उपन्यास में है? तो ये है कब तक पुकारो। कब तक पुकारो जो है रागे राघव जी का ही उपन्यास है।
उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 93। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए 1975 में किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तमस के लिए भीष्म साहनी जी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 94। भीष्म साहनी को किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के कर्मिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत हमें देखने को मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा माया दास की माड़ी में। उसके बाद देख लेते हैं आगे किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी दर्शाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कुंतो उपन्यास में। ये जो कुंतो उपन्यास है ये किस साहित्यकार का है? ये है भीष्म साहनी जी का, ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 96। सांप्रदायिक सद्भावना संबंधित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर जो है उपन्यास सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 97। कृष्णा शोभती का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी 1980 द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो कौन से उपन्यास में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है कृष्णा शोभती जी को, ये पूछा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा समय सरगम। समय सरगम में 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया गया कृष्णा शोभती जी को। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 98। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, वह कौन सा उपन्यास है? यह आंसर हो जाएगा हमारा धूमकेतु एक श्रुति। धूमकेतु एक श्रुति नरेश मेहता जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 99। एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्ष को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा यह पथबंधु था। इसमें एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति का जीवन के संघर्षों को चित्रित किया गया है। और ये किसका है? ये है नरेश मेहता जी का। नरेश मेहता जी का उपन्यास है यह पथबंधु था। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 100। मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो मणिक मुल्ला निम्नलिखित में से जो है किस उपन्यास का पात्र है? ये है सूरज का 7वां घोड़ा जो कि धर्मवीर भारती जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 101। शिव प्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अलग अलग वैतरणी। तो इस प्रकार से हमने लगभग 100+ प्रश्नों को आज की क्लास के अंतर्गत कंप्लीट किया है और उपन्यास से संबंधित बाकी के बचे हुए प्रश्नों को भी हम मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लगभग 200 प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए बार बार तथ्यों की रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट और जो है लाइक अवश्य करना ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिले। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।